सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। सो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में हेडिंग पढ़ पा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो बिफोर स्टडिंग अबाउट एनी टॉपिक वी फर्स्टली नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कीवर्ड। तो जैसा कि यहाँ आप कीवर्ड पढ़ पा रहे हैं जो कि है एटम, एक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम एटम को जान लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। द टर्म एटम वॉज coined by जॉन डेल्टन एंड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस मीनिंग इनडिविजिबल। इसको जो है डिस्कवर किया है जॉन डेल्टन ने, और उन्होंने ग्रीक वर्ड में इसको एटमॉस बोला गया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। मतलब इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। An atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction and determine the chemical properties of compound। चलिए जिस नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने पहली स्लाइड में ये जाना कि जॉन डेल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी, और उन्होंने कुछ हमें बताया कि एटम एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का। अब यहाँ पे हम उनके द्वारा की हुई डिस्कवरी पे बेस्ड कुछ पोस्टुलेट्स थे और उनकी एनालिसिस थी जो उन्होंने इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो कि उनके जॉन डेल्टन पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी टू डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हिच इज कॉल्ड एज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम इस स्लाइड में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मेन पोस्टुलेट्स हैं कुछ इस प्रकार। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर वो चीज जो मैटर है उसके अंदर अगर हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट देखते हैं तो वो एटम है। सपोज आप एक वॉल को देखते हैं तो वॉल के अंदर हर एक ब्रिक एक एटम है जिससे मिलके वो वॉल बनी है। आइए सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। एटम को हम बना नहीं सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। Atoms are individual and destructive unit. It means atoms do not undergo subdivision during chemical reaction। जैसा कि मैंने बताया कि एटम को हम बना भी नहीं सकते हैं, ना ही उसको मिटा सकते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो ये एटम्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं और एक नए केमिकल मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एटम खुद टूटते नहीं है, क्योंकि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही सीखा था। अब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर मैंने बताया कि जैसे कि एक वॉल है, वॉल में अगर आप देखेंगे तो हर एक एटम क्या है, ब्रिक का है। आप ब्रिक को एक एटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वॉल के अंदर, वो ब्रिक से बन के वॉल बनी है। तो वो क्या है, एटम है, और वो सारे ब्रिक सेम है क्योंकि उसके अंदर क्या लगा है, ब्रिक ही लगा है वॉल को बनाने के लिए। तो एटम्स क्या हो गए, उसके सेम हो गए। Atom of same element are identical in all respect. Atom of different elements are entirely different and having different properties. Suppose आपके पास एक कैल्शियम की टैबलेट है और आपके पास एक आयोडीन का टैबलेट है। तो आप अगर इन दोनों में देखें तो आयोडीन के टैबलेट के अंदर ईच एलिमेंट जो होगा वो आयोडीन का होगा, और कैल्शियम की टैबलेट के अंदर ईच एलिमेंट, ईच एटम जो उसका होगा वो किसका होगा, आपका कैल्शियम का होगा। तो यही ये स्लाइड बता रहा है कि हर एक एलिमेंट के अंदर अपना एटम होता है, वो सिमिलर नहीं हो सकता। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटायरली डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जैसे एटम बदलेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। एटम कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू गिव कंपाउंड एटम्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक नए मॉलिक्यूल को जन्म देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Compound of atom of same elements are identical in all respect. The property of compound is due to the property of atom। क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एटम है उस चीज का जो कंपाउंड बना है। तो उसकी प्रॉपर्टी किस पे निर्धारित होगी, उसमें मौजूद होने वाले एटम्स के ऊपर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पे एक स्लाइड है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेड रंग का एटम है जो कि दो ब्लैक रंग के एटम से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे जो रेड रंग का ये एटम है, रेड कलर का, ये आपका ऑक्सीजन है, और जो कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन किसी है, वाटर की है। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। जब एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करता है तो एक जो मॉलिक्यूल बनता है वो वाटर बनता है। आइए इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे 16 मास यूनिट
कंबाइन किया 2 मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन से, तो हमारा 18 मास यूनिट का मॉलिक्यूल जो बना वो क्या है, वाटर का। यही डेल्टॉन बता रहा है कि हर एक एटम एक इंडिविजुअल यूनिट है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये एक रेड रंग का जो एटम है एक इंडिविजुअल यूनिट है। जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो ये अपने आप को ब्रेक नहीं करता है, ये एज इट इज जाके इस दो मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद अपने आप में अटैच कर लेता है इन दो मॉलिक्यूल्स को, और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जो कि किसका है, वाटर का है। तो यही डेल्टॉन अपने पोस्टुलेट्स में समझाना चाह रहे हैं कि एटम एक सिंगल यूनिट है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, और उसको हम तोड़ नहीं सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबल यूनिट नहीं है। ये एज इट इज जाके मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, तो उसमें जुड़ जाती है दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज की अपनी कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो वैसे ही डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी की भी कुछ खामियां थी। कई चीजों में ये थ्योरी फेल होती हुई दिखी। जैसे कि आइए पढ़ते हैं। इट अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि भाई ये जो मैंने एटम्स आपको पीछे स्लाइड में दिखाए थे, तो ये किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, इसकी स्टडी ये नहीं बता पाती थी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। इसको अभी हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Unable to distinguish between ultimate particles of element of an atom like proton, neutrons and electrons. अब एटम के बारे में तो इन्होंने हमको बता दिया कि एटम कोई चीज होती है जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसके कॉम्बिनेशन से ही कोई एलिमेंट फॉर्म होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी केमिकल रिएक्शन में उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं जितना कि एक एटम करता है। तो ये इसको समझाने में फेल हो गए, जिसके द्वारा ये सब जो थ्योरी थी इनकी कुछ लिमिटेशंस में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मॉडर्न मॉडिफिकेशंस हुए जो डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी को एक अलग लेवल पे ले गए। आइए पढ़ते हैं। एंड एटम आर नो लॉन्गर सपोज टू बी इंडिविजुअल। यहाँ पे जब मॉडर्न और मॉडिफिकेशन किए गए, इनकी थ्योरी पे स्टडी की गई, तो पाया गया कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एक्सेट्रा, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लोरीन 35 दिया है एंड क्लोरीन 37। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन एटम सिमिलर है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वेरी कर रहा है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन वन और मोर एस्पेक्ट। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है, बट एटम क्या है, डिफरेंट है। तो ये सब चीजें बाद में जब फर्दर स्टडीज की गई तब एनालाइज करके उसको मॉडिफाई किया गया। द रेशियो इन विच द एटम कंबाइंस में बी सिंपल। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ये मॉलिक्यूल C12H22O11 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो इसमें 12, 22 एंड 11 के फॉर्म में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको जोड़ा गया है। An atom of one element can be changed into another by nuclear reaction. ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की गई, और ये पाया कि एटम की हम केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज और वेरी भी कर सकते हैं उसकी न्यूक्लियर रिएक्शन करा के। मास एंड एनर्जी ऑफ एटम आर इंटर कन्वर्टेबल। मास और एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है एटम के अंदर, उसको हम इंटर कन्वर्टेबल भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम इस स्लाइड में आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में जानेंगे, और ये आपस में तीनों किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हम इस स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइसोटोप क्या है, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, एन आइसोटोप आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पे जो आइसोटोप है वो क्या है, डिफरेंट एटम का सेम एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए आप, एलिमेंट सेम है हमारा, क्लोरीन, क्लोरीन की बात हो रही है, बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 17, यहाँ पे भी कितना है, 17, बट चेंज कहाँ पे हुआ है, एटॉमिक मास में। यहाँ एटॉमिक मास देखिए 35 है, और यहाँ क्या है, 37। तो यही क्या है, आइसोटोप्स कैटेगरी में आता है। अब आइसोबार को पढ़ लेते हैं। एंड आइसोबार आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass but having different atomic number and number of neutrons। यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या आ रहे हैं आइसोटोप से आइसोबार में, कि यहाँ पे सेम एटॉमिक मास है बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप एग्जाम्पल आइए तो आप बहुत इजी समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए एटम भी बदल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे एटॉमिक वेट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है आपका सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एटॉमिक वेट जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका वो सेम होगा यहाँ पे, बट बाकी चीजें डिफरेंट होंगी। एलिमेंट आपका दूसरा आ जाएगा और यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। ये इसमें मेन डिफरेंस है आइसोटोप और आइसोबार में। आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब हम आइसोटोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड आइसोटोन्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब यहाँ एग्जांपल में देखिए, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, और यहाँ पे देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, और यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है 7, यहाँ ऑक्सीजन का क्या है 8। यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। इसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स देखते हैं तो वो सब सेम है, बट चेंज कहाँ पे आ रहा है कि इसके अंदर जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है वो वेरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, और एटॉमिक वेट भी क्या है वेरी है, यहाँ 14 है, 15 है, 16 है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप आइसोबार से डिफरेंट कैसे है, आइसोबार आइसोटोन से डिफरेंट कैसे है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, जब उसका मॉडिफिकेशन हुआ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का तो उसके अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए गए जो कि एटम के साथ ही साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और रिएक्शन को प्रभावित करते थे। आइए उसे भी डिस्कस करते हैं। एन एटम इज कंपोज्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, क्वार्क, एक्सेट्रा, which are called subatomic particles. Among them, electron, protons, and neutrons are the fundamental particles of an atom, as they are considered as a principal subatomic particle. So, ज्यादातर जो है उसमें बहुत से कंपोजिशंस मौजूद हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बहुत से अनदर चीजें भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। बट उसमें से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया, किस साइंटिस्ट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया, और क्या ऑब्जर्वेशंस किए उसने, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर पाए। आइए पढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे जे थॉम्सन। इसे जे जे थॉम्सन के द्वारा डिस्कवर किया गया बाई कैरिंग आउट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन 1879 एडी। 1879 एडी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। आइए पहले नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका एक अपरेटस व्यू ले लेते हैं ताकि हम जब हम आपको समझाएं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरह का इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया था कि ये जो आप देख पा रहे हैं ओवल शेप की पूरा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये एक तरह का ग्लास सेटअप था। उन्होंने उसमें वैक्यूम ट्यूब के द्वारा इसमें वैक्यूम डेवलप कराया और यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के पोल्स जनरेट करे जो कि कैथोड कहलाए और एनोड कहलाए। एक तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट कनेक्ट करी बैटरी से, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट कनेक्ट करी, जैसा कि आप ऑपरेटर्स में देख पा रहे हैं। और इसमें जो बीच में एयर थी इसमें उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया। यहाँ पे बहुत लो प्रेशर जनरेट किया और ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बैटरी हाई वोल्टेज करंट इसमें पास किया गया तो देखा क्या गया कि जो कैथोड था जो कि नेगेटिवली चार्ज था उसमें से कुछ पार्टिकल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करने लगे। जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज दिया जाता था इस ऑपरेटर्स में, हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता था, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव करते थे। तो जब भी वो यहाँ से इस मीडियम से होते हुए जैसे ही एनोड पे क्लिक करते थे तो यहाँ एक ग्रीन तरह का स्पार्क जनरेट होता था। जैसे कि आप अपने घर में CFLs और रॉड्स वगैरह में देखते हैं ना कि जब वो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो स्पार्क होके वो लाइट प्रोड्यूस करती है, वैसे ही ये जब स्ट्राइक करता था एनोड पे तो ये ग्रीनिश टाइप का स्पार्क जनरेट करता था। इसी ग्रीनिश टाइप के स्पार्क को ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला और उसके नेचर को जब उन्होंने एनालाइज किया तो देखा कि वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था।
इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन नाम से जाना गया। आइए प्रीवियस स्लाइड में वापस चलते हैं। देखिए जैसे कि इन्होंने डिस्कवरी की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन 1879 एडी में। When a high electric discharge is passed through the sample of a gas under study at high voltage 10,000 volts and a low pressure 10 to the power minus cmm of Hg in different two metal anodes through the tube. Cathode ray are emitted from the surface of cathode and moving toward anode. जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो कैथोड था उससे आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करके कहाँ गए, राइट हैंड साइड पे एनोड जो आपका था उसकी तरफ गए। These ray on striking on the inner side of the tube, producing a flash of faint greenish light. जैसे मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि जब वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड की तरफ मूव करके गए और जैसे ही वो एनोड से टकराए तो उन्होंने ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस करी। On applying electric field, these rays are deviated toward positive electric field, which implies that particles in cathode ray consist of negatively charged particle called electron. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा गया तो देखा क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जब हुई तो वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर रहा था। तो जिससे पाया गया कि उसका नेचर क्या हो सकता है, उसके अपोजिट हो सकता है। तो वो कैसा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। सो इलेक्ट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, ई माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके मास की अगर हम बात करें तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है 1/1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज पार्टिकल ही कैसा है, नेगेटिव नेचर का है, तो इसको हम इसीलिए ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज अगर हम इसका लिखते हैं, जो कि आप ये फिगर याद कर लीजिएगा, जिससे बेस न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बहुत बार ये आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया और उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब इस स्लाइड में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। जैसा कि लिखा है, अ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886 AD by carrying out a discharge tube experiment using perforated cathode. When a high electric discharge is passed through the sample of a gas under study at high voltage, approx 10,000 volt, and low pressure 10 to the power minus 3 mmHg in between two metal electrodes through the tube, cathode rays are emitted from the front surface of the perforated cathode and move toward the anode are called cathode rays. आइए इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को विजिट करते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्हीं ने भी एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ही सेटअप यूज किया गया है डिस्चार्ज ट्यूब का। बट यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनोड पे जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है, अब की बार यहाँ से एनोड से जो रेजेस हैं वो डेवलप होके कैथोड की तरफ जा रही हैं। जब भी हम इसमें हाई वोल्टेज करंट अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट सप्लाई जब इसको देते हैं, तो इसमें से जो एनोड है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, कैथोड, परफोरेटेड कैथोड कोटिंग की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ये इस कोटिंग पे स्ट्राइक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेड लाइट इंडिकेट करते हैं, रेड लाइट स्पार्कल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई चीज स्ट्राइक करी और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तो अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ का जो नेचर था वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इसी ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें पता चला कि जो एनोड की साइड से रेजेस ट्रांसफर होकर कैथोड रे की तरफ गई थी और वहां पे स्ट्राइक करी जब परफोरेटेड सरफेस पे, तो जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, रेड ग्लो डेवलप हुआ, जिसने इंडिकेट किया कि ये जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसी से हमने डिपिक्ट किया कि प्रोटॉन भी कोई चीज होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कैथोड, फ्रॉम some rays are emitted which are moving opposite to cathode ray are called canal rays और एनोड रे। उन्हें कैनल रेज और एनोड रे के नाम से जाना गया, जो कि एनोड से ट्रांसफर होके कहाँ गई थी, कैथोड की तरफ गई थी। These rays are deflected toward the negative plate of electric field. अब ये नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होके गई थी, जिसके कारण ये पता चला कि ये पॉजिटिव नेचर की है, तभी तो नेगेटिव फील्ड में आके डेविएट कर गई।
जिससे इनका पॉजिटिव नेचर प्रिडिक्ट हुआ और इन्हें प्रोटॉन नाम से जाना गया। The simplest and lightest particle, hydrogen ion, were observed when hydrogen gas was taken in discharge tube, which is called proton. अब यहाँ इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस इस बार ली गई थी वो हाइड्रोजन ली गई थी, जिससे पता चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसे प्रोटॉन नाम दिया गया। अब प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच सिंबल P प्लस और H, जिसको P पॉजिटिव चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P एंड पॉजिटिव चार्ज, और H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अगर हम मास की बात करें तो 1.672 into 10 to the power minus 27 kg, which is 1837 times the mass of electrons. अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो वो अप्रॉक्स 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। A neutron was discovered by James Chadwick in 1932 AD while bombarding a faint foil of beryllium with fast moving alpha particle। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म करी जिन्होंने बेरिलियम और हीलियम एटम्स लिए और उसको जब बॉम्बार्ड किया बेरिलियम फॉइल के ऊपर, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनस्टेबल होकर न्यूट्रॉन दे दिया उन्होंने, तो जिससे पता चला कि ये जो नई एंटिटी डेवलप हुई ये, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसने दिया है, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द फर्स्ट मॉडल टू डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नोन एज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जैसा कि एटम को डेल्टन ने अपने मॉडल से डिस्क्राइब किया था, वैसे ही थॉमसन ने अपनी थ्योरी के हिसाब से एटम को डिस्क्राइब किया, जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना गया, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, जे जे थॉमसन के द्वारा। आइए अब इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। According to this model, an atom is a sphere of uniform positive charge in which negatively charged electrons are embedded as like a seed in a watermelon. So it is also called watermelon model of an atom. इसी मॉडल को, the model was much like raisin in the pudding, also ties is called थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इसी मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना गया और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो थॉमसन के द्वारा बताया गया एटम का, वो कैसा है, एक प्लम पुडिंग की तरह है, जो कि क्रिसमस में बनती है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक तरह का केक टाइप का है ये। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर कई एक टाइप की डेकोरेशंस लगी है। उसने इसी का जस्ट रिप्लिका एटम को बताया कि जो एटम होता है उसमें भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे ही पड़े होते हैं जैसे इस डेकोरेशन में मौजूद है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं होती, वो बस एक रैंडमली उस एटम के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। ये किसने बताया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हमें सीखने को मिलता है, जिसको उन्होंने वाटरमेलन सीड्स से भी रिप्रेजेंट किया था। कि ये देख रहे हैं ना जैसे आप, कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स का भी एक कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, वो एक रैंडमली पड़े हुए हैं, और ये एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस है और उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रैंडमली स्प्रेड है। ये इसी को प्लम पुडिंग मॉडल नाम से भी जाना गया और वाटरमेलन मॉडल नाम से भी जाना गया। तो जैसा कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। आइए पढ़ते हैं। This model was unable to locate the position of electron and proton within an atom, so it discarded। अब हुआ क्या कि इसकी लिमिटेशन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो ऐसे ही स्प्रेड हैं, कहीं भी हो सकते हैं। जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल स्प्रेड है, उसकी कोई प्रॉपर लोकेशन और पोजीशन इन्हीं में नहीं बताई है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस पोजीशन पे एक दूसरे से सेपरेटेड आउट होके पड़े हुए हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी एक लिमिटेशन पाई गई। आइए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने बहुत सी नई चीजें सीखी एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, कौन से स्ट्रक्चरल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है किसी केमिकल रिएक्शन को होने में, एटम क्या होता है हमने जाना, अलग अलग थ्योरीज उस पे बेस पे जानी। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। लगातार हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस में बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, शेयर करके अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में। और थैंक यू, आप सबका इतना सपोर्ट मिला और आज हम लोग अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं आप लोगों के सपोर्ट से ही। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like and subscribe to our channel Vision Classes.